अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। नक्श भीड़ वाले कैफेटेरिया से प्लास्टिक के ग्लास में लेमन ड्रिंक लिए निकल रही थी जब उसे पीछे से धक्का लगा। वो ज़रा सा लड़खड़ाई और हाथ में मौजूद प्लास्टिक का ग्लास उसकी शर्ट को दागदार करते हुए पाँव के करीब आ गिरा। अपने अंदर उठने वाली तेज़ गुस्से की लहर को दबाते हुए उसने अपने पीछे मुड़कर उस शख्स को तलाश करने की कोशिश की जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और पीछे मुड़ने पर 6 फीट के लगभग एक अजनबी सूरत की मुस्कुराती शरारती निगाहें उसका वेलकम किया, जिसके काले बाल जेल लगाकर ऊट पटांग तरीके से संवारने के बावजूद बिखरे बिखरे से दिखाई दे रहे थे, मगर खूब जच रहे थे। काली आंखों और सुनहरी रंगत वाला वो लड़का जो भी था, नक्श के मुड़ने पर उसकी दागदार कमीज को देखकर वो हल्का सा हंस दिया। और वो जो उसे खरी खरी सुनाने के लिए मुंह खोलने ही लगी थी, खौल कर रह गई। वो जितने भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर लेती, उस सिचुएशन से इंसाफ नहीं कर पाती। पहले धक्का देकर ड्रिंक गिरा दी और फिर ढिठाई से खड़ा मुस्कुराया, बल्कि हंस रहा था। किसी किस्म की शर्मिंदगी या अफसोस का हल्का सा भी रंग उसके चेहरे पर नहीं था, बल्कि नक्श को लगा कि इस सारी सिचुएशन से वो मज़ा ले रहा था। ब्लू डेनिम जीन्स जिसके घुटने पर कट लगा हुआ था और वाइट टी शर्ट पहने वो अच्छा नज़र आने के बावजूद नक्श को बेहद बुरा लग रहा था। सॉरी, यहाँ काफ़ी रश है जिसके वजह से आपसे टकरा गया। मैं आपके लिए एक नई कोल्ड ड्रिंक खरीद लाता हूँ। ये आवाज़ उसके सामने खड़े उस बदतमीज़ लड़के की नहीं थी, उसके पीछे खड़े एक लड़के की थी जिस पर नक्श की नज़र अभी पड़ी थी। हुलिया उसका भी वैसा ही था, बस उसने ब्लू डेनिम जीन्स पर ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। थैंक्स, नक्श ने बेहद ठंडे अंदाज में जवाब दिया और एक कांटदार निगाह सामने वाले लड़के पर डालकर मुड़ गई। मोड़ मुड़ने तक उसे पीठ पर मुस्कुराती निगाहों की तपिश महसूस हो रही थी। एक तो गर्मी, दूसरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। और फिर सारे रास्ते जिसने उसका ये हुलिया देखा, मुस्कुराए बिना ना रह सका, और इस चीज़ ने नक्श को और तपा दिया था। लेडीज़ रूम में इंटर होते ही एयर कंडीशन की ठंडी हवा ने उसका वेलकम किया तो उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। वॉशरूम में जाकर उसने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाला और कमीज़ पर लगे दाग को साफ कर दिया। ये मैटर तो हल हो गया था, मगर गीली शर्ट और ट्राउज़र सूखते कैसे? कुछ ही देर में उनकी ओरिएंटेशन शुरू होने वाली थी और वो इस तरह तो वहाँ जा नहीं सकती थी। नक्श ने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। वहाँ 2-4 लड़कियाँ और भी मौजूद थीं, जो अपने बाल संवारने और मेकअप ठीक करने में बिज़ी थीं। एक लड़की हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने में बिज़ी थी। आज से पहले उसने सिर्फ सुना था कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट इस तरह तैयार होकर आते हैं जैसे किसी फंक्शन में आए हों या रैंप पर वॉक करने आए हों, मगर आज यहाँ आकर उसने देख लिया था। उसने एक नज़र गुलाबी और भूरे नए अंदाज में सिले कमीज शलवार पहने लड़की पर डाली, जो की शक्ल बहुत मासूम नज़र आ रही थी, जिसके बाल लगभग ड्राई हो चुके थे। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? असल में मेरी शर्ट गीली हो गई है और थोड़ी ही देर में मेरी ओरिएंटेशन शुरू होने वाली है। ये कहते हुए नक्श को अपना आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ाना लग रहा था। हाँ ज़रूर, मगर ये हुआ कैसे? वो लड़की शर्ट को देखकर थोड़ी अफसोस वाले अंदाज में बोली। ये पहली लड़की थी जो उसके कपड़े को देखकर हंसने के बजाय हमदर्दी कर रही थी। वो मैं कैफेटेरिया से ड्रिंक लेकर निकल रही थी और वहाँ काफ़ी भीड़ थी। एक हल्का सा धक्का लगा और बस। वो ड्रायर से हवा कमीज़ के गीले दामन पर फेरने लगी, जो तेज़ी से सूख रहा था। ओह, मेरा नाम माहम है और मेरा भी आज पहला दिन है। मुझे लगा मैं ओरिएंटेशन के लिए लेट हो जाऊंगी, इसीलिए बाल घर में सुखाने के बजाय इसे साथ ही ले आई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और किस प्रोग्राम के तहत एडमिशन लिया है? नक्श हयात और आर्किटेक्चर में। वाकई? तो फिर मेरे और तुम्हारे कुछ साल इकट्ठे गुजरने वाले हैं।
माहम बच्चों के से अंदाज में खुशी से उछलते हुए बोली तो नक्श मुस्कुरा दी। शर्ट और ट्राउज़र मुकम्मल तौर पर सूख चुके थे और देखने पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि वहाँ थोड़ी देर पहले कोई दाग मौजूद था। नक्श ने ड्रायर का प्लग निकाल कर तार लपेटा और माहम के हवाले किया, जो अपने थैले जैसे बैग में डालकर दोनों भागम भाग हॉल में आ पहुंची, जो कि स्टूडेंट से भरा हुआ था। आर्किटेक्चर के अलावा दूसरे प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस वगैरह के स्टूडेंट्स मौजूद थे। ओरिएंटेशन का मकसद स्टूडेंट्स को कोर्स की अहमियत, उसके स्कोप और क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बताना था। ये यूनिवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता था। कंट्री की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक समझा जाता था, जहां एडमिशन मिलना फ़ख्र की बात समझा जाता है, जहां से पढ़कर निकलने वाले स्टूडेंट्स को जॉब देने वाली कंपनियां हथेलियों पर लेते हैं। नक्श को मालूम था कि यहाँ दो किस्म के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, एक ओपन मेरिट की बुनियाद पर और दूसरा जो उनसे थोड़ा कम नंबर वाले होते हैं, सेल्फ फाइनेंस के बलबूते, लेकिन उनका भी मेरिट ख़ास ऊंचा होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई एडमिशन ले सके। नक्श पहली किस्म की स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। काबिल तो वो थी ही, लेकिन मेहनत भी खूब करती थी। पेंसिल से खेलने का हुनर उसे खूब आता था, इसलिए बगैर किसी के सिखाए वो बहुत अच्छे स्केचेस बना लिया करती थी। लेकिन यहाँ हर किसी के पास पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई टैलेंट था और उसे अच्छी तरह मालूम था कि कॉलेज के मुकाबले उसे यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे तमाम स्टूडेंट्स की तरह वो दोनों भी फैकल्टी की बोरिंग बातें सुनने से ज़्यादा इधर उधर को देख रही थीं। हॉल में सभी ऐसे तैयार होकर आए थे जैसे उनकी ज़िंदगी का कोई बहुत ख़ास मौका हो। देखते देखते उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी और उसे यकीन नहीं आया कि वो यहाँ इस हॉल में फ्रेशर्स के बीच मौजूद है। वो ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट वाला टी शर्ट वाला लड़का उससे आगे बाईं तरफ अगले रो में बैठा हुआ था। नक्श ने पलक झपकाकर हकीकत झुठलाने की कोशिश की, मगर नहीं, और तभी वो मुड़ा और नक्श को अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुरा दिया। नक्श को उसकी मुस्कुराहट अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई। डिस्गस्टिंग, उसके मुंह से बिना इरादा निकला। क्या हुआ? माहम ने चौंकते हुए पूछा। इस हॉल में मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी है जिसकी वजह से मेरी ड्रेस गीली हुई थी और उसने सॉरी तक नहीं कहा। ओह, कहाँ है वो? माहम ने पूछा। अगली रो में 3 लड़के छोड़कर चौथा सफ़ेद टी शर्ट में। नक्श के बोलने पर माहम ने उधर देखा, मगर उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसकी शक्ल नहीं देख सकी। तो तुम्हें अभी तक उस पर गुस्सा है? भूल जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। माहम ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। मुझे गुस्सा उसके एक्सक्यूज़ ना करने पर है। हो सकता है ये भी हमारे डिपार्टमेंट का हो। माहम का अंदाज गौर करने का था। खुदा ना करे नक्श के मुंह से बेइख्तियार निकला। और वो यकीनन कबूलियत का वक्त था, क्योंकि वलीद हाशिम बिज़नेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट था और उसका डिपार्टमेंट अलग था। मगर पहले सेमेस्टर्स के कोर्स आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स के स्टूडेंट की एक क्लास इकट्ठी रखी गई थी, जो कि उससे पहले उनमें से किसी के कोर्स का हिस्सा नहीं रही थी और पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी। इसका मकसद ख़ास डिपार्टमेंट की एजुकेशन के साथ मॉडर्न इंग्लिश को समझाना, इंग्लिश लिटरेचर, शायरी को हल्का फुल्का जानना था। और नक्श ने सुकून का सांस लिया था जब उसे मालूम हुआ कि इंग्लिश की ये क्लास हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होना थी। बिना वजह गॉसिप करना और क्लास ना छोड़ना जैसे कुछ काम उसने खुद पर मना कर रखे थे। उनमें से एक वलीद हाशिम भी था। अगर थोड़े ही दिनों में उसे यूनिवर्सिटी के मशहूर लड़के का सर्टिफिकेट मिल गया था तो उसके नज़दीक कोई अहम बात नहीं थी। वो क्या कहते हैं कि कोई दूसरा बंदा आपकी तब तक परवाह नहीं करता जब तक आप अपना बेहद खूबसूरत ना हो या बहुत मशहूर ना हो। हैंडसम तो वो था ही, मशहूर होने के भी सभी गुण उसमें थे। उसका स्वैग स्टाइल, उसकी अमीरी और उससे बढ़कर उसका गिटार। वो जहाँ बैठा होता लड़के और लड़कियों की भीड़ उसके पास होती। गिटार की स्ट्रिंग पर उसे अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो मनचाही धुन छेड़ लेता और अक्सर नक्श ना चाहते हुए भी
उसे सुनने के लिए खड़ी हो जाया करती। और अगर उसकी वलीद हाशिम से दुश्मनी ना होती तो वो उसकी खूब तारीफ करती। हमेशा जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहने, बैग के बजाय पीछे गिटार लटकाए, बिखरे सवरे बाल और हल्की सी बढ़ी हुई शेव के साथ वो अपनी काली अजीब सी लंबे लंबे हैंडल वाली बाइक पर बैठकर आया करता। तो वो सोचती उसको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के बजाय म्यूज़िक पढ़ना चाहिए और किसी एक ब्रांड का हिस्सा होना चाहिए। नक्श को वलीद के आसपास बैठी लड़कियों पर गुस्सा आता, जिनका बस न चल रहा होता कि वो सबको छड़ी घुमाकर गायब कर दे और खुद अकेली वलीद के साथ बैठ जाए या फिर उसे अपने बैग में डालकर घर ले जाए। मुझे क्या, जो मर्जी करता फिरे, कहकर दिमाग से सारी बातें झटकती, मगर उसका फ़ायदा कोई ना था। वलीद को नापसंद करने की वजह यूनिवर्सिटी के पहले रोज़ का इंसिडेंट नहीं, बल्कि वलीद का बहुत बड़ा बिजी होना था और वो तो जैसे नक्श के पीछे ही पड़ गया था। नक्श में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। भूरे बाल, खिलती रंगत, चमकती आंखें, खासी खूबसूरत लड़की थी। कॉन्फिडेंस की भी उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर उसे अपने दाँत पसंद ना थे, जो इधर उधर थोड़े निकले हुए थे। और वो ना जाने कैसे वलीद को उसकी इस कमज़ोरी का पता चल गया था। वो उसे क्लास में, कॉरिडोर में, कैफेटेरिया में या कहीं भी स्नगल तूत कहकर छेड़ा करता था और उसका अंदाज़ हमेशा इनडायरेक्ट हुआ करता था कि वो टीचर से उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स इतनी छोटी छोटी बातों को कहाँ अहमियत दिया करते हैं। और एक तीसरी वजह भी ये थी कि इस तरह वलीद ये नतीजा निकालता कि नक्श उससे डरती है, अपने मामलात खुद हैंडल नहीं कर सकती और वो किसी भी हाल में खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। शुरू में उसे लगा कि अगर वलीद की बातों का जवाब देकर उसे मज़ा लेने का मौका देने के बजाय इग्नोर करेगी तो वो बोर होकर उसे तन्हा उसके हाल पर छोड़ देगा, मगर ये नक्श की कच्ची सोच थी। ज्यों ही कुछ दिन सुकून से गुजरते और नक्श को महसूस होता कि वो सुधर गया है, कुछ न कुछ हो जाता। जैसे इंग्लिश की क्लास में प्रोफेसर के आने से पहले वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता, जिससे कि नक्श सुन सके, यहाँ से डिग्री लेने के बाद मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जिसका मकसद दुनिया के कोने कोने से स्नगलतूत इकट्ठे करके वेनस पर भेजा जा सके। और उसके ग्रुप के वैसे फजूल लड़के और लड़कियां गला फाड़कर उस मजाक पर हंसना शुरू कर देते। उन सबको मालूम था वलीद का निशाना कौन था और तब उसका जी चाहता वो वॉकआउट कर जाए या फिर लाइब्रेरी की सबसे भारी किताब उस खुद पसंद और मगरूर शख्स के सर पे दे मारे। मगर उसके उलट वो यूं जाहिर करती जैसे इस सब से उसे फ़र्क नहीं पड़ता हो, यहाँ तक कि माथे पर बल भी ना आते। वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर्स ख़त्म होते ही उनकी क्लास भी ख़त्म हो जाती और वलीद और उसके ग्रुप से जान छूट जाती। वो ये भी समझ चुकी थी कि ये उनके ग्रुप का कोई राज था कि बात चाहे जितनी भी फजूल और बेतुकी हो, गला फाड़ फाड़ कर हंसना ज़रूरी है। अफसोस उसे वलीद के दोस्त डेबी पर भी होता था, जिसका रियल नेम उसने अभी तक नहीं सुना था और जिसने पहले रोज़ नक्श के ड्रिंक गिरने पर दूसरी ला देने की ऑफ़र की थी। वो उसे थोड़ा ठीक समझती थी, मगर नाजीना, अमीरजादों का सारा ग्रुप बिगड़ा हुआ था। नक्श सिर्फ अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट देना चाहती थी, जिसमें वो खासी कामयाब जा रही थी। इंग्लिश के क्लास के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को शायर, राइटर, क्रिकेटर सभी कुछ बना देना चाहते थे। अक्सर ही किसी न किसी टॉपिक पर शायराना अंदाज में कुछ न कुछ लिख कर लाने को कह देते या कोई पोएम या कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ने को कह देते और फिर क्लास के सामने किसी को भी बुलाकर बहस करवाते। उस दिन भी क्लास के स्टूडेंट्स बारी बारी डेस्क के पीछे खड़े होकर एक शॉर्ट स्टोरी पर बहस कर रहे थे। वलीद हाशिम स्टेज पर मौजूद था और कहानी पर बहस कर रहा था। रिपेसिमिस डगर, ये कहानी बहुत ज़माने से सिलेबस का हिस्सा थी। जिन लोगों ने इनको पढ़ा है वो बिट्स के बाप रिपेसिव की शैतानी नेचर को अच्छी तरह जानता है।
कि वो किस तरह अपनी बेटी को अपने खुदगर्ज एक्सपेरिमेंट की भेंट चढ़ाते हुए जहर ला कर देता है, जिसकी एक सांस से फूल मुरझा जाते और कीड़े मकोड़े मर जाते। प्रोफेसर ने इस कहानी के पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को बहस करने के लिए कहा था, और अब वलीद हाशिम पूरी तरह से प्रोफेसर पेसिमिस को बचाने में बिजी था। उसके मुताबिक प्रोफेसर एक साइंटिस्ट था जिसने साइंस की खिदमत के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दी, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। उसके मुताबिक प्रोफेसर का जज्बा सच्चा था, वो एक फरिश्ता था और पता नहीं क्या क्या था। दूसरी तरफ प्रोफेसर पेसिमिस से प्रोफेशन जेलस की बिना पर लगातार गिवानी को बिटर के खिलाफ उकसाता रहा, और जहर का तोड़ देने के पीछे भी उसकी यही खुदगर्जी थी कि वो प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट नाकाम करके उसे नीचा दिखा सके। उसके एविडेंस सुनकर प्रोफेसर हाँ में सर हिला रहे थे। ख़त्म वलीद ने कहानी को इस तरह किया और मिसाल दी जैसे हवा आदम से गेहूं का दाना चखने को कहती हैं, और कहानी में वलीद के मुताबिक बयाजियस शैतान था जिसने आदम और हवा यानी बिटर्स और गिवानी को जहरीलेपन का तोड़ पीने पर उकसाया। उसके एविडेंस ख़त्म हुए तो क्लास में खूब तालियां बजी, और नक्श को एहसास हुआ कि वलीद हाशिम उन लोगों में से था जो अपनी बात से काले को भी सफ़ेद कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर। नक्श ने अपना दायां हाथ हवा में ऊंचा किया। सर, मैं मिस्टर वलीद के इस राय पर अपोज करती हूँ। प्रोफेसर साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा होने पर वो बोली, और तभी मुड़े बगैर ही उसे एहसास हुआ जैसे वलीद खुलकर मुस्कुराया हो।